इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ यानी कि आईबीडी जो कि एक अम्ब्रेला टर्म है जिसका इस्तेमाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के लिए किया जाता है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज। इस कंडीशन की डायग्नोसिस के लिए आपको अपनी प्रॉपर हिस्ट्री डॉक्टर को देनी होती है, जो आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री होती है। बेस्ड ऑन दैट आपके जो डॉक्टर हैं उसके हिसाब से डायग्नोसिस करते हैं। कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस को कई सारे इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस किए जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले ब्लड टेस्ट एंड स्टूल टेस्ट का एडवाइस किया जाता है। ब्लड टेस्ट के द्वारा कोई इन्फेक्शियस कंडीशन है या फिर जो अनीमिक कंडीशन है उसके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ स्टूल कंडीशन से कुछ अगर कोई ऑकल्ट ब्लड है या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बारे में भी पता चलता है। साथ ही साथ इसके अलावा कई सारे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल इस कंडीशन की डायग्नोसिस की कंफर्मेशन के लिए किया जाता है, जहाँ पे सबसे पहले कोलोनोस्कोपी का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि एक पतला लॉन्ग सिलेंडर एक ट्यूब होता है जो कि अंदर भेजा जाता है और जिसमें कैमरा अटैच होता है, मॉनिटर होता है बाहर जिसके द्वारा जो एंटायर कोलोन है उसका स्ट्रक्चर अच्छे से देखा जा सकता है और आईबीडी या फिर कोई और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो उसको समझा जा सकता है। साथ ही साथ इसी के द्वारा एक सैंपल ऑफ टिश्यू भी लिया जाता है जहाँ से बायोप्सी किया जाता है और बाकी चीज़ें कंफर्म की जाती हैं। उसके अलावा फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी होती है जिसके द्वारा जो इन पोर्शन है, रेक्टम है, कोलोन का जो इन पोर्शन है उन सब का अच्छे से उसके डीप जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसको अच्छे से देखा जाता है और कोई भी अगर चेंजेस हैं उसके बारे में पता लगाया जाता है। उसके अलावा अपर एंडोस्कोपी है, कैप्सूल एंडोस्कोपी है, ये सारे जो मैं आपको इन्वेस्टिगेटिंग जो प्रोसीजर्स हैं ये बता रही हूँ, इन सब के द्वारा एक तो कंफर्म किया जाता है कि आईबीडी है या नहीं, साथ ही साथ उसकी सीवियरिटी और उसकी वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो उन सब की जानकारी इन प्रोसीजर्स के द्वारा हमें मिलती है। साथ ही साथ बलून असिस्टेड एंटरोस्कोपी का भी यूज़ किया जाता है। अब इनमें से कौन सा प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट होगा या किसके द्वारा किस प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करके आपकी कंडीशन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ये आपके डॉक्टर ही आपको एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी कंडीशन से भली-भांति अवगत हैं, तो वो आपको बेस्ट प्रोसीजर जो है उसके लिए ही एडवाइस करेंगे। क्योंकि ये सारे प्रोसीजर्स किसी एक पेशेंट में किए जाएँ ये ज़रूरी नहीं है। साथ ही साथ कुछ एक इमेजिंग टेक्निक्स हैं, लाइक एक्स-रे है, सीटी है, एमआरआई है, इनका भी इस्तेमाल कंडीशन क्या प्रेजेंट कंडीशन है और उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हुए हैं या नहीं है, कितनी सीवियरिटी है, इन टेक्निक्स के द्वारा भी पता चलता है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो हमारे ट्रीटमेंट का मेन जो गोल होता है वो होता है कि जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, जिसकी वजह से जो साइंस और सिम्टम्स हो रहे हैं, जो लक्षण नज़र आ रहे हैं, उनको रिलीफ दिया जा सके, उनको कम किया जा सके, पेशेंट को जितना आराम दिया जा सके। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें एक्टिव इलनेस एंड रिमिशन के पीरियड्स होते हैं, तो रिमिशन पीरियड को जितना ज़्यादा बढ़ाया जा सके ये हमारे ट्रीटमेंट का गोल होता है। अब ट्रीटमेंट में ड्रग थेरेपीज़ भी होती है, मतलब कि दवाइयाँ भी दी जाती हैं, साथ में जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है पेशेंट की क्या कंडीशन है, उसके ओवरऑल हेल्थ कैसा है और जो कंडीशन है उसकी सिवियरिटी कितनी है। तो जैसे कि एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है ये आईबीडी, तो यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं, एमिनोसैलिसिलेट्स हैं, इनके इस्तेमाल से जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको कम से कम किया जाता है। अब किस एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का इस्तेमाल करना है, किस डोज में करना है, डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया, कितना एरिया और कितनी सिवियरिटी है और कितना एरिया ये कंडीशन इन्वॉल्व कर रही है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया था कि ये कंडीशन में इम्यूनिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वहाँ पे इम्यूनोसप्रेसर्स का भी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कंडीशन में रिलीफ दिलाने के लिए, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग जो केमिकल्स होते हैं बेसिकली ये दवाइयाँ उनको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। वहीं पे बायोलॉजिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि न्यूअर कैटेगरी ऑफ थेरेपी है, जहाँ पे इसको कई बार आईवी भी दिया जाता है। बाकी किस तरीके से देना, अलग अलग मेडिकेशंस होते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट के सिचुएशन में। साथ ही साथ अगर एसोसिएटेड इन्फेक्शन डॉक्टर को समझ आते हैं, डॉक्टर को लगता है कि एसोसिएटेड कोई इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कि इस्तेमाल बाकी दवाइयों के साथ, बाकी थेरेपी के साथ किया जाता है। कॉमनली यूज्ड जो एंटीबायोटिक्स हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाज़ोल है।
इन सब दवाइयों का इस्तेमाल आपके यानी कि जो पेशेंट है उनकी सिवियरिटी के हिसाब से किया जाता है, ओवरऑल हेल्थ कंडीशन क्या है, कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं, एंड कितने एरिया को जो आईबीडी है वो इन्वॉल्व करे। तो सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपके डॉक्टर ये सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। एक दवाई या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दूसरी दवाई के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर आपके ओवरऑल कंडीशन को देखते हुए डिसाइड करते हैं। कई बार ज़रूरत पड़ती है और भी ज़्यादा सपोर्टिव थेरेपीज़ की, तो वो क्या हो सकते हैं? लाइक और ज़्यादा किसी दवाई की और सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, एंटी डायरियल ड्रग्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसका भी इस्तेमाल अकॉर्डिंगली जैसे कि आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे वैसे ही करना है। आपको ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन खुद से नहीं ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल करनी चाहिए। हमेशा एज़ पर एडवाइस ही करनी चाहिए। साथ ही साथ पेन रिलीवर्स एडवाइस किए जाते हैं क्योंकि ये एक पेनफुल कंडीशन होती है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे जो आपके न्यूट्रिएंट्स का एब्ज़ॉर्प्शन है वो काफ़ी हैम्पर हो रहा है, तो मल्टीविटामिन्स का भी इस्तेमाल आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं, आयरन सप्लीमेंट एडवाइस कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जो कंडीशन है ये पूरे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको अफ़ेक्ट कर रहा है, तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यहाँ पे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अलग-अलग तरीके से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है और पेशेंट नहीं खा पा रहा है, वहाँ पे ट्यूब के ज़रिए खाना दिया जाता है या फिर इंजेक्शंस के थ्रू भी जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक तो ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, साथ ही साथ बॉयल रेस्ट भी देती हैं और बॉयल रेस्ट से जो इन्फ्लेमेशन है बॉयल का वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी एक तो कम होता है और लंबे समय के लिए रहता है। तो ओवरऑल इनका बेनिफिट जो है रेशियो है वो काफ़ी हाई है। साथ ही साथ अगर बॉवेल में स्टेनोसिस और स्ट्रक्चर है तो लो रेज़िड्यू डाइट भी एडवाइस की जा सकती है। क्योंकि जो लो रेज़िड्यू डाइट होती है वो किसी भी तरीके के ब्लॉकेज को बचाती है। इसके बाद अगर ये जो चेंजेज़ हैं इस तरह के डाइट का देना या फिर जो दवाइयाँ उन सब के इस्तेमाल के बाद भी अगर पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं होती है देन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्जिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। जिसमें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज़ दोनों के लिए अलग-अलग जो सर्जरीज़ होती हैं उनको किया जाता है। तो इन सर्जरीज़ के भी टेक्निक्स होती हैं, काफ़ी प्रिसिजन वाली टेक्निक्स हैं जिसमें कि जो रिस्क होता है उसको देखते हुए और अकॉर्डिंगली आपके जो डॉक्टर हैं किस तरीके का टेक्निक यूज़ करना है और किस तरीके से जो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं कब परफॉर्म करना है और कितना उसका बेनिफिट है बाकी प्रोसीजर्स के साथ में, उन सबको देखते हुए ये जो क्रॉस डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके लिए जो सर्जरीज़ होती हैं परफॉर्म की जाती हैं, ताकि जो ओवरऑल आपका इन्फ्लेमेशन और ओवरऑल उसके एसोसिएटेड सिम्पटम्स हैं उनमें रिलीफ दिया जा सके और आपकी जो हेल्थ कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो जो भी आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं, चाहे वो सर्जिकल टेक्निक्स हैं, चाहे वो दवाइयों के थ्रू ट्रीटमेंट है, उसको आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। जो दवाइयाँ हैं उसको टाइमली लेना चाहिए, एक फिक्स शेड्यूल में लेना चाहिए और इस तरह की कंडीशन में कोई भी ओवर द काउंटर दवाई लेने से बचना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ ट्रीटमेंट हार्मफुल हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ऑल्दो ये कंडीशन फेटल नहीं है लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस कई बार लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो टाइमली मैनेजमेंट एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जो भी सिम्पटम्स आपको होते हैं उसके बारे में तो आपको डॉक्टर को बताना ही चाहिए। साथ ही साथ और किसी कंडीशन में आपको रिलीफ मिलता है या फिर किसी डाइट से, किसी कंडीशन से आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ जाता है, आपकी कंडीशन में वर्सनिंग होने लगती है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए और उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए। साथ ही साथ आपके ट्रीटमेंट के दौरान जो भी इम्प्रूवमेंट हो रही है उसका एक चार्ट आपको बना के रखना चाहिए और जब भी आपको फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है आप जाएं और अपने कंडीशन के बारे में एग्जैक्ट जो जानकारी है वो अपने डॉक्टर को दें। उसके अलावा डाइट में भी कुछ एक चेंजेस किए जा सकते हैं, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करें और छोटे छोटे मील्स लें, बहुत ज़्यादा हैवी खाना एक साथ बिल्कुल ना लें, फ्लूइड इनटेक बढ़ाएं एंड जो बाकी सप्लीमेंट्स होते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स है, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स है, उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो बेसिकली आपको अपने डाइटिशियन से और आपके जो डॉक्टर हैं उनसे आपको बात करनी चाहिए, अकॉर्डिंगली जो भी आपको वो एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि स्ट्रेस ओवरऑल कंडीशन को हार्म कर सकती है। स्मोक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी एक आपकी कंडीशन को वर्सनिंग ये कर सकती है। साथ ही साथ आप माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। डेली बेसिस पे मेडिटेशन, योगा एंड स्ट्रेस फ्री रहने की और भी जो टेक्निक्स हैं
उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सारी टेक्निक्स होती हैं, चीज़ें होती हैं जो कि हालांकि सपोर्टिव होती हैं लेकिन आपके ट्रीटमेंट के सक्सेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये तो थी जानकारी कि आईबीडी के डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में हम क्या जानते हैं और क्या-क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा आईबीडी से रिलेटेड और जानकारी के लिए हमारा जो दूसरा वीडियो है जहाँ पे इसके लक्षणों के बारे में और सिम्पटम्स के बारे में हमने बताया वो ज़रूर देखें। साथ ही साथ और भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं और भी या फिर और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।